इंडिया लगभग 9 जगहों पे। हेलो, नमस्कार। आज की सुबह पूरी दुनिया में ये चर्चा का केंद्र है कि इंडिया लगभग 9 जगह पे पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे जगह जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जो सटे हुए हैं, और जो भारत का अपना क्षेत्र है यानी जम्मू कश्मीर, जिसे हम पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उसके कुछ ऐसे जगहों पे जहाँ पे आतंकवाद का कैंप था। इसमें मुजफ्फराबाद हो गया, फेमस मुजफ्फराबाद राजधानी हो गया। ऐसे पंजाब के सियालकोट या कई ऐसे जगहों पे भारत के सीमा के अंदर से या तो मिसाइल अटैक या तो ड्रोन अटैक या कई सारे इक्विपमेंट से हमले किए गए, जिसमें से आतंकवाद के जो कैपिटल है यानी मुजफ्फराबाद हो, सियालकोट हो, कई ऐसे जगहों पे आतंकवाद का जो एक तरह से सेंटर है, उसको भारतीय सेनाओं ने ध्वस्त किया है। तो पूरी दुनिया में चर्चा है, और चूंकि इस दुनिया में एक और चर्चा का केंद्र है कि क्या भारत फिर से इस युद्ध का विस्तार रूप ले सकता है। तो विस्तार रूप के बाद भारत और पाकिस्तान की जो वर्तमान अवस्थिति है, यानी भारत की और पाकिस्तान की स्थिति क्या क्या है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे, ब्रीफ जानकारी लेंगे। क्योंकि ये तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है कि भारत के पास कितनी सैनिक, कितने हथियार, कितने, लेकिन जो पूरी दुनिया में एक संस्था है जो हर वर्ष एक तुलना करती है कुछ लिमिटेड समय के लिए कि इसके पास कितने लड़ाकू विमान है, कितने सैनिक है, कितने इक्विपमेंट है लड़ाई के लिए, तो उसका एक मोटा मोटा एक पीपीटी तैयार किया हूँ। और पीपीटी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि भारत और पाकिस्तान इस युद्ध में, अगर युद्ध होती है तो कहाँ पे, किस स्थिति पे रहती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं। आज तो पाकिस्तान की हालत ऐसे भी खराब है, लेकिन हम लोग तुलनात्मक रूप से देखना चाहते हैं कि क्या कैसे कैसे चीज़ें हो सकती है। तो पहले आप देखिएगा, इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री पावर की तुलना में कई पहलुओं पर की जाती है, जैसे कि सेनाओं की संख्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो थल सेना होते हैं, जो पैदल सैनिक होते हैं, उनकी दारोमदार बहुत उनके कंधों पे होता है। क्योंकि लड़ाई में जो पैदल सैनिक होते हैं वो बहुत घातक साबित होते हैं। वायुसेना भी तो है, लेकिन नेवी भी है, लेकिन पैदल सेना की भूमिका बड़ा ही निर्णायक होती है। तो पैदल सेना कितनी है, हथियारों का जखीरा कितना है, रक्षा बजट कितना है। भाई रक्षा बजट आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, भारत कितना इन्वेस्ट करता है। परमाणु शक्ति, भाई परमाणु शक्ति संपन्न देश है, और दुनिया को यही पाकिस्तान हमेशा से डराते रहा है कि भारत हम पे हमला करेगा तो हम परमाणु बम से हमला करेंगे। और टेक्निकल क्षमता, आज चूंकि पूरी दुनिया एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट प्रोग्राम, स्मार्ट इक्विपमेंट, जो यहाँ से रहते हुए भी वहाँ वार कर दे, ड्रोन्स है, कई सारे इक्विपमेंट है। तो नीचे 2024 के आंकड़ों के अनुसार तुलनात्मक विवरण है, यह ऑफिशियल डाटा, कुछ इधर उधर हो सकता है, एक मोटा मोटी है चूंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज होता है। तो सबसे पहले हम एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, जो सक्रिय सैनिक हैं, यानी जो एक्टिव सेना है, जो हमारे पास जो आर्मी है, तो भारत के पास जो है वो एक्टिव जो है, भारत के पास लगभग 14.5 लाख यानी 1.45 मिलियन जो है सैनिक है लगभग। आप इससे अधिकतम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक सैंक्शंस है पूरी दुनिया में, एक स्पेसिफिक रूल है कि आप इतना से अधिक सेना नहीं बना सकते। इसलिए जो बड़ी कंट्री होती है, जो जनसंख्या में बड़ी होती है, मिलिट्री के बाद अर्ध मिलिट्री, जिसे हम पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं, तो उसके साथ बहुत बड़ी मात्रा में भारत देश में सैनिक हैं। तो वहीं पे पाकिस्तान में लगभग 6.5 लाख एक्टिव सैनिक है। तो इससे आप तुलना कर सकते हैं कि हमारे पास लगभग 14.5 लाख आर्मी, लगभग 14.5 लाख सक्रिय सैनिक है, अब ये 6.5 लाख पाकिस्तान के पास है। अब सबसे पहले तो पैसा की चर्चा करते हैं, क्योंकि आप जितना इन्वेस्ट कीजिएगा, जितना इनपुट दीजिएगा, उतना आउटपुट निकलेगा। तो पैसा में कितना खर्च करता है भाई इंडिया। 2023-24 की जो रक्षा बजट है वो लगभग 83 बिलियन यूएस डॉलर है। क्या है, तो बिलियन यूएस डॉलर है। और पाकिस्तान की वहीं चर्चा करें तो पाकिस्तान के लगभग 11 यूएस बिलियन डॉलर है। 2023-24 का रक्षा बजट है, अभी बढ़ा ही है हमारा। तो इस बात की स्थिति से भी आप जायजा कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक विशाल कंट्री है और इसकी इकोनॉमी इतने नीचे तो नहीं आ सकती, क्योंकि इसकी अब स्थिति ऐसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे है, और कई सारे देशों के साथ व्यापार होता है। अब हम लोग आगे की जो चीज़ें देखेंगे वो इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो लगभग एयरफोर्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, वो भारत के कई ऐसे युद्ध, जैसे कारगिल के युद्ध में, जैसे 71 की लड़ाई में वायुसेना कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 71 की लड़ाई जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के साथ हो रहा था, 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था, और पाकिस्तान अपने सैनिकों को लेने तक के मना कर दिया था। लेकिन जनेवा कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग सैनिकों को सरेंडर करके वापस भेजा, वो लाश लेने से भी इनकार कर देता है पाकिस्तान। तो एयरफोर्स के बारे में जो हम लोग चर्चा करेंगे, तो एयरफोर्स में हम देखेंगे कि एयरफोर्स, इंडिया के एयरफोर्स लड़ाकू विमान जो फाइटर जेट है, लगभग 600 प्लस फाइटर जेट है। सिर्फ और सिर्फ फाइटर जेट की चर्चा कर रहे हैं, प्लस फाइटर जेट है। इनमें से प्रमुख सुखोई MKI, सुखोई के बारे में चर्चा करेंगे। भाई सुखोई, रसिया के साथ हमारा समझौता के तहत हम लोग सुखोई 30 MKI लिए हैं। राफेल, आज जब सुबह उठे होंगे तो आप सुने होंगे कि राफेल से
सियालकोट या पंजाब के इस इलाके में जहाँ पे हाफिज सैयद के जो मरकज पे हमला वो राफेल से गिराया गया, जो लगभग अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 100 किलोमीटर दूर तक था। राफेल की जो लगभग 4.5 या 5वां पीढ़ी जनरेशन का फाइटर जेट प्लान है। अभी तक वर्तमान दुनिया का जो एडवांस फाइटर जेट है उनमें से एक रफाल आता है, और रफाल भारत में लगभग 36 ये फ्रांस के द असॉल्ट एविएशन से खरीदा है। तो ये भी एक बड़ा मजबूती है भारत की वायुसेना में। वहीं पे मिराज 2000 है, मिराज 2000 है, तेजस जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तेजस हम लोग अब स्वदेशी रूप से बना दिए हैं, भारतीय रूप से, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, तो उसके द्वारा हम लोग बनाएंगे। और पाकिस्तान के पास अगर हम यही चीज़ देखेंगे तो पाकिस्तान के पास लगभग 400 प्लस लड़ाकू विमान है, जिनमें से एक जो है वो F-17 थंडर और F-16 विमान है। F-16 विमान के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो ये मिराज 200 मिराज से या फिर सुखोई से जो अभिनंदन के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो अभिनंदन F-16 विमान को मार गिराया था। ये तीसरा पीढ़ी के अमेरिका यूएस के द्वारा दिया गया है पाकिस्तान को, तो ये एडवांस है। लेकिन हमारा जो प्रथम या सेकेंड जनरेशन के फाइटर जेट से उसको मार गिराया था, जिसमें अभिनंदन पाकिस्तान में फंस गए थे। इसके बाद भारत अपना डिप्लोमेटिक तरीके से उन्हें वापस लाया था। वो हो गया। मिराज 3x5 है उनके पास, जो कि ये सब पुराना वर्जन है। ये आधुनिक वर्जन जैसे राफेल, जैसे सुखोई 3M या तेजस जैसे विमानों की तुलना ये नहीं कर सकता। एक F-16 कुछ कारगर है, लेकिन उसको भी हम लोगों ने मिराज 200 से गिरा दिया। तो समझिए हमारे पास जज्बा और काबिलियत क्या है। अब नेवी के बारे में जब चर्चा करेंगे तो नेवी भारत की महत्वपूर्ण, मैंने नेवी दुनिया में भारत के सबसे मजबूत में से एक टॉप 5 में आती है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में देखिएगा। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? तो जो समुद्र में जो जहाज होते हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, समुद्र की जो जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर है, कुछ ऐसे लोकेशंस पे होते हैं जिसमें से कई सारे लड़ाकू विमान, कई सारे एमुनिशन, यहाँ तक कि परमाणु ले जाने में भी सक्षम जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसको एयरक्राफ्ट कैरियर। तो भारत के पास 2 है। एक तो है INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, जो भारत बनाकर 2 ऐसे स्थानों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर रखता है। और पनडुब्बी जो है 17+ है। पनडुब्बी 17+ है। एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में आप चर्चा सुने होंगे कि तुर्की जो है पाकिस्तान की मदद करने के लिए अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ पे, तो कराची बंदरगाह के पास खड़ा किया है। अब हम लोग जब पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं है और पनडुब्बी 9 है। भारत के पास पनडुब्बी 2024 के हिसाब से देखिएगा तो 17 है, उससे कहीं अधिक है। और जब 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के कराची पोर्ट को तहस नहस कर दिया था। अब हम लोग परमाणु कैपेबिलिटी के बारे में जब हम चर्चा करें तब ये परमाणु कैपेबिलिटी देख लीजिए। परमाणु कैपेबिलिटी जो पाकिस्तान इस पूरी दुनिया में ये कहता रहता है कि हमारे पास आइएगा तो हम परमाणु बम छोड़ देंगे। भाई तुम्हारे पास परमाणु, भारत 116+ वार हेडेड परमाणु रखा है। अब ये गिनती में सिर्फ बताया है, गिनती के बाद इसकी काउंटिंग नहीं है। जबकि पाकिस्तान 165 बताता है, जबकि उतना नहीं है, 150 के आसपास उसके पास। दोनों देश परमाणु संपन्न हथियार है, लेकिन उपयोग केवल रक्षा के लिए ही माना जाता है। और ये आसान नहीं है, पूरी दुनिया में इसका सैंक्शंस है, फिर इसके बाद बर्बादी की ओर चली जाएगी। पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम का दंश झेल चुका है, लेकिन हाथ पे हाथ धरे नहीं रहेगा। अगर परमाणु बम आप मारिएगा तो जल से, थल से, नभ से, तीनों जगह से भारत परमाणु बम मारेगा और पाकिस्तान के नामों निशान मिटा लिया जाएगा। अब आगे हम लोग रक्षा प्रणाली के बारे में जो हम लोग चर्चा करते हैं तो मिसाइल सिस्टम के बारे में देख लें। मिसाइल सिस्टम के पास, हमारे पास मिसाइल कौन कौन मिसाइल है? तो भाई अग्नि सीरीज के कई सारे मिसाइल है, जिसमें हम लोग जो एक मिशन के हिसाब से जो ICBM मिशन जो हमारा चलता था उसके तहत पृथ्वी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। वियतनाम, जो आसियान कंट्री में हम लोग कई जगह एक्सपोर्ट किए हैं। इस मिसाइल की पावर अगर आप देखिएगा तो हम लोग चाइना को बैकफुट पे लाके रख दिए थे। पाकिस्तान के पास शकीन सीरीज, बाबर, अकबर, कई सारे ऐसे सीरीज नाम आएंगे जो ऊपर जाते तक खत्म हो जाती है। तो मिसाइल की तुलना हमारे साथ पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता है। अब हम लोग अंतरिक्ष या साइबर क्षमता में जब आएंगे, आज पूरी दुनिया साइबर का खेल है भाई। आज पूरी दुनिया अंतरिक्ष का खेल है। आज हमारी अंतरिक्ष मंगल ग्रह से लेकर चांद की दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग की दुनिया में हमारा इसरो, जिसको हम लोग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की डंका बना हुआ है। वहीं उसके साथ देने के लिए जो रक्षा प्रणाली को डेवलपमेंट करता है उसमें DRDO कई ऐसे जो तकनीकी विकसित क्षमता वाले जो रक्षा उपकरण प्रणाली है उसको हमेशा विकसित करती रहती है। तो हम लोग सैटेलाइट में देखिएगा तो इसरो जो अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से बेहतर सैटेलाइट और साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैक सिस्टम, प्रोपोगेंडा वार, आज की पूरी दुनिया में प्रोपोगेंडा वार बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के पास सैटेलाइट और साइबर क्षमता सीमित रूप से है, वो किसी दूसरे देश पर, चाइना वाइना पर निर्भर करता है। तो कंक्लूजन के पर आप आइएगा कि भाई कंक्लूजन क्या निकला आपका, आप कंक्लूजन में क्या कर रहे थे? भाई इंडिया के सैन्य क्षमता ताकतवर ज्यादा बड़ी है भाई, जाहिर सी सवाल है। तकनीकी रूप से उन्नत विविधताओं से एक है। पाकिस्तान की सेना मजबूत, यहाँ गलती, ये मजबूत नहीं हो सकते, खासकर पारंपरिक युद्ध में अनुभव। लड़ाइयाँ तो कई लड़ी, लेकिन सब में हार होती है, इसकी सब में हार हो जाती है। लेकिन दोनों परमाणु ताकत है, युद्ध से बचने की रणनीति अपनाते हैं भाई, ये तो सब कोई अपनाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ हमने 4 युद्ध लड़े,
जब आज़ाद हुए थे इसके बाद 1947 में पटक पटक के मारे। 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, 71 की लड़ाई से ही आप याद रख लीजिएगा, जब बांग्लादेश को हम लोग आज़ाद करवाए थे उसी समय सिविल डिफेंस ब्लैकआउट मार्च निकालने के लिए, या जो हम लोग वार के युद्ध के समय जो सेफ्टी या कई ऐसे जिले जहाँ पे वार की जो ऊपर से वायुसेना के दुश्मन के वायुयान की तरफ से जो बम गिराए जाते हैं उसमें कैसे बचना, कैसे सेफ्टी था, 7 मई है। आज पूरे भारत में 244 जिलों में ऐसे जिले हैं जहाँ पे मॉक ड्रिल किए जाएंगे और मॉक ड्रिल के माध्यम से ये दिखाना है। लेकिन भारत इससे एक कदम और आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को ये दिखाया कि हम पहले मॉक ड्रिल करेंगे पूरी दुनिया में, उसके रात में ही पाकिस्तान के 9 ऐसे आतंकवादी संगठन के, जैसे में लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल्लाह, ऐसे कई ऐसे हिजबुल ऐसे आतंकवादी संगठन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार कर दिया। हाफिज सईद जैसे खूंखार आतंकवादी जिसने भारत में मुंबई हमले जैसे और संसद पे हमले जैसे कई ऐसे, पुलवामा अटैक जैसे कई अटैक किए, उनको परिवार को खत्म किए। अब हम लोग जो 4 युद्धों में देखेंगे तो भाई युद्ध की रणनीति अलग अलग थी उस समय। रणनीति, भौगोलिक, सैन्य क्षमता, परिस्थिति निर्भर करती थी। हम लोग नीचे जब इसमें आएंगे कि विस्तार से, जब हम लोग पाकिस्तान के साथ, जब हम लोग 47-48 में पहला कश्मीर युद्ध के लिए, कश्मीर में कबायली के रूप में यानी आतंकवाद के रूप में आज़ादी के बाद, चूंकि कश्मीर अपने आप को स्वतंत्र रहना चाहता था और जब स्वतंत्र रियासत के रूप में रहना चाहता था राजा हरि सिंह के रूप में, तो कबायली के रूप में सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर में घुस के हमला कर दिए। तब वहाँ के राजा, भारत के गृह मंत्री, भारत सरकार से जब मदद मांगी तब भारत की सेनाओं ने उसको खदेड़ के लाहौर पार कर दिया था, उसके विलय पत्र के माध्यम से भारत का हिस्सा बना। लेकिन कश्मीर की अब स्थिति 2019 तक ऐसी बनी रही, जो कि कश्मीर को विकसित न होने देना। वहाँ पे कश्मीरी जो आतंकवाद है, कश्मीरी पंडितों को पलायन करने पर मजबूर कर देना, मारपीट करना, यहाँ तक हत्या, कितने कितने लाख मारे गए। तो उस स्थिति में पहला तो हार वहीं से आज़ादी के बाद तुरंत झेला और श्रीनगर तक भारतीय सेना हवाई मार्ग से श्रीनगर भेजा और एयरलिफ्ट किया। कई राजधानियां बचा चुकी थी, सुरक्षित गिरे। उस समय पाकिस्तानी सेना श्रीनगर पे, और जो कबायली आतंकवादी की भेष में आई थी, वो श्रीनगर पर हम वायु मार्ग यानी श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया था और सुरक्षा घेरे का विस्तार भारतीय सेना ने श्रीनगर, बारामूला, उरी जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण किया। रक्षा जवाबी हमले में, सभी जवाबी हमलों में कई क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया। राजनैतिक मोर्चा भारत ने इस मामले में यूनाइटेड नेशन में जाकर युद्ध विराम कराया। यही एक गलती भारत की रही, जो यूनाइटेड नेशन में जाकर नेहरू जी ने इसे यूनाइटेड नेशन में जाकर कहा कि हम वकील है, बड़े वकील है, वहाँ हम लोग पाकिस्तान से लड़ लेंगे। लेकिन यही जाके मामला आज तक फंसा रह गया, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर पर उनका कब्जा है अवैध रूप से। जब आप भारत और पाकिस्तान के दूसरे युद्ध देखते हैं तो उस समय काबिल तारीफ, क्योंकि भारत के किसान और मिट्टी के लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक नारा दिया था कि एक रोटी खाएंगे, एक पेट खाएंगे, लेकिन भारत के युद्ध में सहयोग करेंगे, किसान सहयोग करेंगे, क्योंकि सैनिकों की रसद और खाना पानी में कमी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ कर अस्थिरता फैलाने की कोशिश की और ऑपरेशन का क्या नाम रखा? जिब्राल्टर। भारत ने इसे जवाबी कार्रवाई किया और भारत ने केवल कश्मीर में ही नहीं बल्कि पंजाब, लाहौर तक भी हमला किया। यहाँ लाहौर तक घुस गए थे। उस समय चाहते थे पीओके को कब्जा कर लेते, लेकिन पूरी दुनिया में कई ऐसे दबाव के साथ अमेरिका का दबाव सबसे महत्वपूर्ण रहा। महत्वपूर्ण का भारत के लिए सबसे खराब रहा और ताशकंद समझौता रहा। और वहीं से लाल बहादुर शास्त्री के खाने में जहर मिला देने के बाद उनकी मौत हो जाती है और ये रहस्यमय कहानी के रूप में है। तो ये भी हमारे लिए बड़ा ही दुखद चीज़ रहा। अमेरिका आज भले ही मेरा दोस्त है, क्यों दोस्त है? क्योंकि आज पूरे एशिया रीजन में चाइना को टक्कर देने के लिए भारत है। भारत एक बहुत बड़ी बाजार है। भारत एक बाजार है जिसमें ब्रिटेन भी कब्जा बाजार के चलते ही किया था। तो चाइना भी यही चीज़ सोच के भारत से न उलझना चाहता है। दूसरा, टैरिफ बार जब ट्रंप के आने के बाद स्थिति को मजबूत करती है। भारत पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति युद्ध, अब पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश भी अभी हाल ही में बांग्लादेश की सीमा के साथ भारत की एक अलग से नई मोर्चा खुल गई है, जिसमें पूरी दुनिया के कई ऐसे देशों के जहाँ के कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं या पार्टी है जो किसी देश को अस्थिर करना चाहती है और किसी देश को अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं, उनमें से अमेरिका के कुछ ऐसे जैसे डीप स्टेट या कई ऐसे देशों के जो लोग हैं, उनमें से रहे जो बांग्लादेश को भी अस्थिर किए, जो भारत की आसपास के पड़ोसी देशों को अस्थिर करने का प्लान में उन्होंने कामयाब रहा। भारत उस समय उस स्थिति को, जब भयानक स्थिति था, क्योंकि शरणार्थियों के बाढ़ और क्षेत्रीय अस्थिरता को देखते हुए इस युद्ध में हस्तक्षेप जरूरी समझा था। और उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी शक्तिशाली, मजबूत थी और हमारे साथ यूएसएसआर का मजबूती के साथ दोस्ताना रिश्ता था और इस युद्ध को हम लोग जीते और बांग्लादेश ने देश के रूप में उदय करवाया। अब इसमें भारत की रणनीति बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये भारत ने एक साथ पश्चिमी और पूर्वी मोर्चा पे लड़ा, क्योंकि कराची पोर्ट को भी तबाह इधर से भी वार कर रहा था। पूर्वी पाकिस्तान के जब आप 30 हमले किए तो भारतीय सेना ने लगभग 13 दिनों में ढाका पर कब्जा कर लिया और मुक्ति वाहिनी सेना को प्रशिक्षण करके गुरीला वार फेर बढ़ावा दिया।
रणनीतिक संचार बाधित किया, पाकिस्तान सेना की सप्लाई लाइन काट दी, स्पेस लाइन बंद कर दी, जो कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी से पूर्वी तक आते तक तो उसकी स्थिति ही खराब हो चुकी थी। नेवी की सफलता, ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन से कराची पोर्ट को भारी नुकसान, स्थिति ही खराब कर दिया था। और यूएसएसआर का समर्थन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। अगला हम लोग देखेंगे कारगिल के युद्ध, जो 99 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय, उस समय उनकी एक कविता है कि उन्होंने एक कविता लिखा था कि मैं युद्ध नहीं चाहता, लेकिन बाद में उनके समय एक युद्ध हुआ और ये निर्णायक युद्ध हुआ और उन्होंने ही भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया, जो पूरी दुनिया को दिखा दिया। पाकिस्तानी सेना आतंकवाद एलओसी पार करके कारगिल की जगह है, कारगिल ऊंचाई पे कब्जा कर लिया और वहां से उसकी जो NH1 है भारत की, वो NH1 पे साफ दिखता था, वहां से जो भी पार होगा उसको वहीं से मार गिरा देगा। एयर पावर का सटीक उपयोग ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया। इसके तक MiG-29 और मिराज 2000 के जो विमाने हैं, बमबारी के प्रयोग, स्पेशल फोर्सेस ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंचकर उस पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला किया और अंतर्राष्ट्रीय जनसमर्थन भी मजबूत रहा। ये चारों युद्ध जो लड़े हम लोग, इस युद्ध में 47 से लेकर 65 रक्षा जवाबी, 71 के आक्रामक तो बहुरणनीति और 99 में सीमित लेकिन सटीक कार्रवाई और वैश्विक दबाव, वही स्थिति 2025 में होने वाली है, क्योंकि भारत यूनाइटेड नेशन में उसकी जो परमानेंट मेंबर है उस स्थिति में अपनी मजबूती दिखा चुका है। और अभी जो भारत के साथ स्थिति हुई है, जो पहलगाम अटैक के बाद जो सिविलियंस को मार दिए गए हैं, वो स्थिति पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया गया है। पाकिस्तान या तो पीछे, चूंकि पाकिस्तान अब वास्तविक सीमा रेखा जिसको हम LOC कहते हैं, उस पर सीज फायर उल्लंघन, सिविलियंस पे फायर करना, उसकी एक बौखलाहट बौखला गई है, पूरी दुनिया में उसकी कमजोरी को दिखाया गया है। तो आपको कैसा लगा इस वीडियो को? आप अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी अगर जानकारी प्राप्त करते हैं, चूंकि ये ऑफिशियल, चूंकि जो किसी भी देश के सैनिक या उसके स्ट्रैटेजी तो कोई नहीं बता सकता है ऑफिशियल रूप से, एक साझा जानकारी है, एक छोटा सा जानकारी है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और अपना सुरक्षित रहिए। अगर आपके ज़िले में मॉक ड्रिल हो रहा है जहाँ पे, तो उसमें भाग लीजिए और उस मॉक ड्रिल को सफल बनाइए। थैंक यू।